Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to Ed Performance Tutor. This is वीडियो नंबर 1 जहाँ पर हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया की जो हिस्ट्री है मतलब पूरा हम लोग चैप्टर जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो क्लास 10th की का ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक, और जिसके अंदर हम बात करें नेशनलिज्म की। तो नेशनलिज्म के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लेते हो किस तरीके से जो है नेशनलिज्म यूरोप के अंदर, यदि आप नेशनलिज्म की बात करें तो वहां पर जो है आपको नेशन स्टेट का क्रिएशन देखने को मिला। उन लोगों ने किसी ना किसी कॉमन बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर या कल्चर के बेसिस पर उन लोगों ने अपनी कंट्रियां बनाई। ठीक है, तो वैसे ही वहां पर नेशनलिज्म आता है जो कि उनके बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करता है। और इवन वहां पर बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया गया, आइकन्स का यूज किया गया, बहुत सारे जो है आपको अलग अलग जो है कह सकते हो सॉन्ग्स वहां पर आपको देखने को मिले। ठीक है, जिन सब चीजों ने मिलकर, जिन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जिसके कारण वहां के लोग एक दूसरे से लिंक हो पाए, जुड़ पाए और उन्होंने अपने नेशन स्टेट क्रिएट करे। व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया में क्या है? इंडिया का जो नेशनलिज्म है, ठीक है, वो अगेंस्ट था कॉलोनियलिज्म। इट वाज नॉट अगेंस्ट द मोनार्कीज, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट नेशनलिज्म इन यूरोप, तो यदि नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें तो वहां पर नेशनलिज्म आया है अगेंस्ट द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, मोनार्क, राजाओं के अगेंस्ट में। राजाओं से जो है उन्होंने अपने आप को फ्री करा। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन से या मोनार्की से उन्होंने अपने आप को फ्री कर अपने देशों को बनाया, अपने स्टेट्स को बनाया। पर इंडिया में नेशनलिज्म रूलर्स के अगेंस्ट में नहीं था, मतलब किसी किंग या मोनार्कीज के अगेंस्ट में नहीं था। इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल एरा, इट वाज अगेंस्ट द कॉलोनीज। ठीक है, कहने का मतलब है ब्रिटिशर्स, ठीक है, नॉट द कॉलोनीज, इट वाज अगेंस्ट द यूरोपियंस। ठीक है, तो हमारे यदि हम बात करें, इट वाज अ ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म जो कि आपको देखने को मिलता है, जो कि अगेंस्ट था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी मतलब कॉलोनियल मूवमेंट्स का मतलब यहाँ पर है कि हम कॉलोनी थे किसकी? ब्रिटिशर्स की। और जो गवर्नमेंट थे, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट थी उस समय ब्रिटिशर्स, तो उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट थे कॉलोनीज के अगेंस्ट में, मतलब आप कॉलोनीज मत बनाओ, लाइक इस तरीके से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। इन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट में हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो ये जो मूवमेंट्स हैं वो जो कि इस चैप्टर में आने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है आपके एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स कहीं ना कहीं हमारे देश में होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश में अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स को या जितने भी डिफरेंट क्लासेस थी उन लोगों का पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ पर इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, नेशनलिज्म का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। तो पीपल दे बिलोंग फ्रॉम द डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, और जिसके कारण उनके बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होती है और इंडिया में नेशनलिज्म आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दीज ग्रुप्स। तो ये जो ग्रुप्स थे, मतलब ये जो लोग थे हमारे इंडिया में, ठीक है, हम लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस और महात्मा गांधी के अंडर लीडरशिप के अंदर में इन मूवमेंट में लोगों को कहीं ना कहीं एक साथ लेकर आती है, ठीक है, और देश को यूनाइट करती है। तो यदि हम बात करें इंडिया में, तो आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखने को मिलता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, जिसने लोगों के कहीं ना कहीं एक नेशन की इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं डेवलप किया, या कह सकते हो नेशनलिज्म को डेवलप किया। चलिए, सो यदि हम बात करें चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले क्या देखने को मिला? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से, ठीक है, 1914 से लेकर 1919 तक इंडिया में देखने को मिलता है फर्स्ट, मतलब वर्ल्ड में देखने को मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इस वॉर का इम्पैक्ट काफी बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वॉर आपका आता है, इस वॉर ने नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड में क्रिएट की थी, और इंडिया में भी वही ये हुआ। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने क्या करा, बड़े लेवल पर जो है इंक्रीज कर दिया डिफेंस एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी पैसा आ रहा था वो ज्यादा ज्यादा कहाँ लग रहा था? डिफेंस में लग रहा था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करा उन्होंने? वॉर लोन्स में, या वॉर के लिए लोन्स लिए, ठीक है, वॉर के लोन्स को के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा जो है डिफेंस, वॉर के लिए लोन लेना, ठीक है, उसमें ताकि वेपन्स वगैरह बनाया जा सके, वो देखने को मिला। साथ ही साथ टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया, कस्टम ड्यूटीज लगा दी, मतलब कोई भी चीज जो है आ रही थी या कोई भी पर्टिकुलर चीज एक प्लेस से दूसरी जगह जा रही है तो उसके ऊपर टैक्स लगा देना, ठीक है, जिसके कारण क्या होता था, उसके प्राइसेस बढ़ जाते थे। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिल रहा था। कस्टम ड्यूटीज को रेज कर दिया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करा, मतलब जो हमारे देश में उस समय जो पुलिस में थे या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ठीक है, इंडियंस, तो उनकी टैक्स के ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स लगा देना। तो अब क्या हो रहा था, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के कारण बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उस समय, जो कि ब्रिटिश इंडिया में काम कर रहे थे उस समय इंडिया में, ठीक है, तो उनकी जो इनकम थी उसमें से पैसा जा रहा था, ठीक है, उनके पास कम बच रहा था। मान लीजिए पहले यदि वो 10,000, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10,000 अर्न कर रहे हैं,
यदि अब 10,000 में से वो 2,000 जो है क्या करेंगे, वो एज अ टैक्स देंगे, तो सिर्फ पहले उनके पास 10,000 बच रहे थे, अब उनके पास 8,000 ही बचेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये आपको देखने को मिली कि लोग जो है काफी बड़े लेवल पर एक्सट्रीम हार्डशिप फेस कर रहे हैं। ठीक है, वॉर के कारण जो है ना, जो प्राइसेस हो जाते हैं वो डबल हो जाते हैं एक तरीके से, मतलब जो चीज पहले 5 रुपए की मिल रही थी वो 10 रुपए में मिलने लगी, ऐसा समझ लीजिए आप। विलेजेस जो है काफी बड़े लेवल पर जो है, क्योंकि विलेजेस विलेजेस में लोगों को फोर्स किया जा रहा था, ठीक है, कि आप जाइए कहीं ना कहीं आर्मी का पार्ट बनिए, फोर्स रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिला। ठीक है, तो फोर्स रिक्रूटमेंट के कारण इंडियंस को काफी, उनके बीच में काफी ज्यादा कह सकते हो गुस्सा थे कि हम नहीं जाना चाहते, फिर उनको जबरदस्ती जो है ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कि आपको आर्मी का पार्ट बनना पड़ेगा। दूसरा 1918 और 1990 1920 21 क्रॉप फेलियर आपको इंडिया में देखने को मिला, इंडिया के अलग अलग पार्ट पर। ठीक है, ये सब कब चल रहा है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में कंडीशन, ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं यदि हम क्रॉप फेलियर की बात करें तो बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आपको देखने को मिलता है, खाने की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यदि हम सेंसस की बात करें उस समय की 1921 में 12 to 13 मिलियन जो है पीपल जो है पैरिश्ड हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द फेमाइन एंड एपिडेमिक्स, कहने का मतलब कि जो है इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है उस समय इम्पैक्ट में आई है इस पर्टिकुलर कह सकते हो बिकॉज ऑफ द मल न्यूट्रिशन, बिकॉज ऑफ द दिस फूड शॉर्टेज। ठीक है, तो ये आपको देखें फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब आप समझ गए हैं। ठीक है, जबरदस्ती सेना में भर्ती करना। ठीक, कॉलोनियल स्टेट जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, हम लोगों को फोर्स करते थे कि आपको आर्मी में आना पड़ेगा और वॉर के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो लड़ाई चल रही है उसके लिए आपको लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही थी। सो बिकॉज ऑफ द वॉर इंडिया एक एक्सट्रीम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहा है, और सिंपल सी बात है, जब ऐसा होगा तो इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स उस समय एक्टिव होंगे और जगह जगह कहीं ना कहीं क्या करेंगे, असेंबलीज करेंगे ना। इसलिए जब महात्मा गांधी अफ्रीका से आते हैं, ठीक है, 1915 में, तो वो यही करते हैं। ठीक है, वो जगह जगह जाएंगे, कहाँ कहाँ गए वो भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे ही महात्मा गांधी आते हैं तो यहाँ पर 1919 में ही ट्रेवल्ड चंपारण एंड बिहार, बिहार जाते हैं, वहां पर पीजेंट से मिलने गए। ठीक है, क्योंकि वहां पर पीजेंट बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, उनको सुनने गए। 1918 में महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं टू ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह मूवमेंट अलॉन्ग द कॉटन मिल वर्कर्स। याद रखिएगा, कॉटन मिल वर्कर्स अहमदाबाद। ठीक है, these are वेरी वेरी इंपॉर्टेंट IMPs। ठीक है, 1917 ही ट्रेवल्ड चंपारण एंड बिहार। ठीक है, प्लस इसके बाद बात करें 1980 ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो यहाँ जगह जगह यहाँ पर गए, लोगों के साथ उन्होंने मिला। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर का काम क्या होता है, जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना। ठीक है, तो वैसे ही यदि हम बात करें तो गांधी जी भी जो है, कोई भी एक लीडर है तो उस समय वो जो है जगह जगह जा रहे हैं, ठीक, और लोगों की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। तो महात्मा गांधी जिस आइडिया के साथ आए, इट वाज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या बोलता है, ये बताता है कि यदि हम लड़ रहे हैं किसके अगेंस्ट में, हम ट्रूथ के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। ठीक है, इफ द हमारा जो स्ट्रगल है किसके अगेंस्ट में, इनजस्टिस के अगेंस्ट में, अन्याय के अगेंस्ट में हम लड़ रहे हैं, हम सही रास्ते पर यदि हम चल रहे हैं, तो हमको वहां पर फिजिकल फोर्सेस की कोई नीड नहीं है। देयर इज नो नीड टू द नेसेसरी फॉर टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसर। फिजिकल फोर्सेस मतलब वेपन्स की या हथियारों की कोई जरूरत नहीं है, हमें लड़ाई नहीं करना। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमको यहाँ पर क्या करना होगा, हमको एक सत्याग्रही बनना पड़ेगा, और उसके उसके अगेंस्ट में यदि हमको फाइट करना है, यदि इस फाइट को हमको जीतना है, तो हमको नॉन वायलेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक सत्याग्रही तभी जीत सकता है, उनका कहना मतलब है गांधी जी का, कि यदि वो नॉन वायलेंस का यूज करे। तब जब यदि हम किसी सत्य के रास्ते पर यदि हम चल रहे हैं, इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू यूज फिजिकल फोर्सेस। तो फिजिकल फोर्सेस की कोई जरूरत नहीं है कि आप वेपन्स का यूज करो, हथियारों का यूज करो। ठीक है, तो उन्होंने जो धर्म जो कहा है कि भैया नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस वुड यूनाइट ऑल इंडियंस। यदि हम यही धर्म है, यदि सारे इंडियंस इसको फॉलो करते हैं, तो हम पूरे देश को कहीं ना कहीं ये यूनाइट करेगा और हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी जगह जगह ट्रैवल करते हैं। अब ये सब कुछ चल रहा है, सिंपल सी बात है, जब बहुत सारे लीडर्स उस समय, गांधी जी तो जा ही रहे हैं, और भी लीडर जो जगह जगह रैलीज करेंगे या फिर जगह जगह मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, प्लेसेस पर। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखकर ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर सिचुएशंस खराब हो इंडिया में, और इन्हीं सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेकर आते हैं द रॉलेट एक्ट, ताकि ताकि इन पॉलिटिकल लीडर्स को रोका जा सके, इनकी एक्टिविटीज को कर्व किया जा सके। ठीक है, सो गांधी जी इन द 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द ऑपरेस्ड रॉलेट एक्ट। क्या था भैया है,
गवर्नमेंट जो है मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वहाँ की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है कहाँ पर, इंग्लैंड में, ठीक है, उन लोगों ने जो है क्या करा यहाँ पर इंडिया कहने का मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जो है कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट को कहीं ना कहीं पास किया, और जो कि गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर देता था, जैसे कि जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज उनको चल रही हैं ताकि उनको रिप्रेस किया जा सके, उनको रोका जा सके, ठीक है। तो इट ऑल्सो अलाउड टू डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को जो है अरेस्ट करना और उसको 2 साल तक अरेस्ट करके रख सकते थे ये लोग विदाउट ट्रायल। मतलब ट्रायल का मतलब क्या है कि जज के सामने, मतलब आज क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को अरेस्ट किया है बेटा, तो पुलिस को कहीं ना कहीं 24 आवर्स में जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ता है, ताकि उस व्यक्ति मतलब अरेस्टेड पर्सन के पास भी ये राइट है कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है, ठीक है, वो अपने पास लॉयर हायर कर सकता है, 24 आवर्स में ये पुलिस का काम होता है। पर यहाँ पर यह है कि 2 साल तक आपको जेल में रखा जाएगा, ठीक है, तब तक तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है 2 इयर्स तक जो है आपके ऊपर मतलब आप ट्रायल्स में रहोगे, ठीक है, तो डिटेंशन में रख सकते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कर्व कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो महात्मा गांधी ने इस लॉ को, ठीक है, कहीं ना कहीं अनजस्ट कहा, और इसलिए अनजस्ट लॉ कहते हुए उन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल पर जो है बैठ गए गांधी जी, और यहाँ से शुरू होता है रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है। 6 अप्रैल को इंडिया में शुरू हुआ रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट, जगह जगह रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया वेरियस सिटीज में, वर्कर्स जो है ने स्ट्राइक करी रेलवे वर्कशॉप पर, ठीक है, बहुत सारी शॉप्स को क्लोज डाउन कर दिया गया, बहुत बड़े लेवल पर जो है कहने का कम्युनिकेशन, जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन रेलवे वगैरह था वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था, ठीक, टेलीग्राफ वगैरह जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके थे। तो जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, वो सब इन चीजों को कंट्रोल करना चाहता था, तो लोकल लीडर्स को उन्होंने क्या करा, पिकेटिंग करना शुरू करा, ठीक है, सॉरी, लोकल लीडर जो थे वो पिकेटिंग अप फ्रॉम द अमृतसर, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे लीडर्स को जो है वहां से उठाना शुरू कर दिया गया, किसने, ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि काउंटर अटैक होगा यहाँ पर, ठीक है, कहने का मतलब जब गांधी जी यहाँ पर इस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब एक तरीके से अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक्शन लेगी कि नहीं लेगी, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिश यहाँ गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स बेटा, उस समय रूल हमको ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो लोकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, महात्मा गांधी की को बैरिकेड कर दिया, एंट्री देना बंद कर दी दिल्ली में, मतलब आप दिल्ली में नहीं आ सकते, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप दिल्ली में आ जाओगे तो और जो है हो सकता है कि दिल्ली में सिचुएशन खराब हो जाए, इसलिए उनको एंट्री बंद कर दी, ठीक है। 10 अप्रैल आते आते पुलिस ने जो है अमृतसर वाला जो अमृतसर में जो है फायर कर दिया, ठीक है, पीसफुल प्रोसेशन वहां निकल रहा था, ठीक है, 10 अप्रैल को, ठीक है, उसके ऊपर अटैक कर दिया, किसने, पुलिस ने, पुलिस मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स करा रहे हैं, ठीक है, प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड अटैक ऑन द बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन, जगह जगह जो है जो अटैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। मार्शल, इन सभी चीजों को देखते हुए अमृतसर में जब इतना ज्यादा वायलेंस होता है तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है, और जनरल डायर के हाथ में कमांड दी जाती है, ठीक है, आपने पढ़ा है फिर जलियांवाला बाग, ठीक है, क्या होता है 13 अप्रैल को इन फेमस जलियांवाला बाग, ठीक है, पीसफुल तरीके से लोग वहां बैठे हुए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोग वहां पर कोई वॉलेंट्री एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, पर उनको तो एक तरीके से दहशत फैलानी थी, ठीक है, जनरल डायर ने यहाँ पर बोला ही है कि मैं चाहता था ताकि इंडियंस के जो दिल है, ठीक है, वहां पर मैं टेरर फैलाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि उनको पता रहे कि आगे चलकर वो इस तरीके की कोई भी जो है कुछ भी आवाज उठाने से पहले 10 बार सोचे, इसलिए मैं एक मॉरल जो है प्रोड्यूस इफेक्ट देना चाहता था किसमें, इंडियंस के लिए, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर पीसफुल तरीके से लोग वहां पर गैदर हुए थे, अपना बैसाखी का जो मेला है वहां पर लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, बट क्या करा उन्होंने, एक तरीके से ओपन फायर शुरू कर दी जलियांवाला बाग में, ठीक, बड़े लेवल पर जो है काफी हंड्रेड्स ऑफ पीपल की यहाँ पर आपको डेथ देखने को मिलती है, या डेथ बर्थ नहीं, मैं कहूंगा शहीद हुए हंड्रेड्स ऑफ लोग इंडिया के लिए उस समय, ठीक, जिन्होंने उस समय मासूम लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया था, पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में उनकी आपको ये देखने को मिलता है, तो बहुत सारी कह सकते हो चीजें यहाँ पर हुई हैं, ठीक। चलिए इसी के साथ साथ हम जैसे ही न्यूज जलियांवाला बाग की फैली, तो सिंपल सी बात है, इंडिया में फिर कोई लोग शांत थोड़ी बैठेंगे, जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है तो उसके बाद जगह जगह जो है इंडिया के अलग अलग टाउन्स पर जो है आपको क्राउड देखने को मिलती है, स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलते, क्लैशेस देखने को मिलते हैं पुलिस के और लोगों के, अटैक होने लगता है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर, गवर्नमेंट जो है यहाँ पर अगेन रिस्पॉन्ड करती है, ब्रूटली रिप्रेशन आपको देखने को मिला, लोगों को फिर उन्होंने ह्यूमिलिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है, लोगों को टेररिस्ट बुलाया जाने लगा, सत्याग्रहीज यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं टू रब, मतलब कौन करा, ब्रिटिशर्स मतलब पुलिस जो है सत्याग्रही को फोर्स कर रही है कि अब आप मतलब उनको कैप्चर कर लिया, उनको पकड़ लिया और उनको नोज वगैरह जो है रब करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो बहुत करे, यदि हम निकलते तो उनको सल्यूट मारिए तो आपको क्या करा जाएगा, ये देखिए किस तरीके से व्यक्ति जो है यहाँ पर झुक रहा है, ये पुलिस है, ठीक है, तो कहने का मतलब है बहुत बुरी ब्रूटली जो है लोगों को फ्लॉजेट किया गया, ठीक है।
और काफी जो है आपको प्रोजेक्ट करा गया, ठीक है। मतलब ऐसे स्क्वायर वगैरह पे जो है किसी व्यक्ति को जो है बांध देना और उसको पूरा वस्त्रहीन कर देना और उस तरीके से उसको शूट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, मतलब ये सारा कर रहे हैं। आपको गुरजन वाला जो प्रेजेंट है पाकिस्तान में आपको देखने को मिल रहा है, पंजाब में, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो वायलेंस आपको देखने को मिलता है जगह जगह, और इसलिए वायलेंस क्योंकि हो चुका है, तो महात्मा गांधी क्या करेंगे यहाँ पर, कॉल ऑफ करेंगे किसको, रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को, ठीक है। तो रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट फाइनली कॉल ऑफ कर लिया जाता है, ठीक है। मूवमेंट जो है बहुत ही लिमिटेड रहा है यदि हम बात करें तो, मतलब ऐसा नहीं कि ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला था। कुछ ही रीजन्स थे, दिल्ली पंजाब वाला जो कुछ एरिया था वहां पर ही कुछ सिटीज में ये मूवमेंट आपको चला। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कंट्री साइड एरिया में जगह जगह प्लेसेस पर लोगों का पार्टिसिपेशन हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट द ब्रिंगिंग हिंदूज एंड द मुस्लिम क्लोजर टुगेदर। तो महात्मा गांधी का कहना यह है, पहली बात तो मूवमेंट जो है को बड़े लेवल पर ले जाना पड़ेगा, ऐसा सिटीज तक मूवमेंट नहीं चलने वाला। और इसमें सबसे ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदूज और मुस्लिम को साथ आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को यहाँ पर याद आता है कि क्यों ना खिलाफत मूवमेंट को, खिलाफत इशू को रेज किया जाए। देखिए यदि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो ओटोमन टर्क्स जो होते हैं, मतलब ओटोमन एम्पायर होता है जो डिफीट हो जाता है, ठीक है। और उस ओटोमन एम्पायर की यदि हम बात करें तो उसके ऊपर एक हार्श ट्रीटी लगाई जाती है, ठीक है। हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाती है ओटोमन एम्पर के ऊपर, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल हेड होते हैं इस्लाम के उस समय, खलीफा। तो खलीफा के ऊपर हार्श ट्रीटी लगाई जाती है, और जिसके कारण वर्ल्ड में जितने भी जो भी इस्लामिक वर्ल्ड था, जगह जगह जितने भी मुस्लिम्स थे, उन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, इट वाज अ खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट इंडिया में भी चल रहा था, और खिलाफत मूवमेंट इंडिया में जो लीड करने वाले थे देवर अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, जो कि यंग जनरेशन की मुस्लिम लीडर्स थे उस समय, ठीक है, कह सकते हो। ये दोनों ही ब्रदर हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली। दे आल्सो फॉर्म्ड खिलाफत कमिटी was formed, they also formed Khilafat committee in Bombay March 1990, again very very important, याद रखिएगा किसने बनाई थी, दे, महात्मा मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इन्होंने ये फॉर्म करी। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी और इनकी मीटिंग होती है, और कोशिश की जाती है कि भैया दोनों ही ग्रुप को, मतलब हिंदूज और मुस्लिम को एक साथ में लेकर आया जाए और नेशन वाइड एक बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया जाए, ठीक है। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब ये है कि खिलाफत मूवमेंट किसके अगेंस्ट में चल रहा है, सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर में जीतती हैं वो यही पार्टीज होती हैं, ठीक है। आपका यूके होता है, ठीक है, आपका रशिया होता है, ठीक। तो ये जो पार्टीज जीती थी, ठीक है, और जो हारे वो ओटोमन्स आपको देखने को मिले। तो खिलाफत मूवमेंट चली इनके अगेंस्ट में रहा था। तो गांधी जी ने यहाँ पर ये कहा कि हम इंडिया में किससे फाइट कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स से, और आपके एनिमीज भी कौन है, ब्रिटिशर्स। तो क्यों ना हम एक साथ आते हैं और एक साथ आकर लॉन्च करते हैं क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विद खिलाफत, ठीक है। तो मतलब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट एक साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस का एक सेशन आपको देखने को मिलता है कलकत्ता का, ठीक है। मतलब कांग्रेस के जितने भी लीडर्स आते हैं कलकत्ता में, ठीक है, सितंबर 1920 में, और यहाँ पर स्टेशन में अदर लीडर्स भी आपको देखने को मिलते हैं ताकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर बात रखी जाए, ठीक है। और यहाँ पर खिलाफत स्वराज की बात की जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये प्रपोजल रखा गया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कलकत्ता में, ठीक है। यहाँ पर गांधी जी बता रहे हैं कि नॉन कॉपरेशन एक्चुअली क्या, हम क्या करेंगे इस मूवमेंट के अंदर, ये गांधी जी ने बताया। तो गांधी जी ने यहाँ पर ये बोला कि वाई नॉन कॉपरेशन। तो गांधी जी अपनी उनकी खुद की जो बुक है हिंद स्वराज में 1909 में लिखी गई है, गांधी जी ने खुद में लिखा है, उन्होंने बोला है द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बिकॉज वी आर कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिशर्स। भारत में यदि ब्रिटिशर्स रूल इसलिए है क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और यदि जब तक ये कॉपरेशन रहेगा तब तक ब्रिटिशर्स यहाँ से नहीं जाने वाले। सेम वैसे ही जैसे मान लो आपके घर में गेस्ट आते हैं और उनको अच्छा खिलाते हो आप, ठीक है, अच्छे से उनको रखते हो, तो कोई उनकी जाने की इच्छा होगी क्या, नहीं होगी ना। सेम यदि आप उनके साथ कॉपरेट कर रहे हो ब्रिटिशर्स के साथ, तो ब्रिटिशर्स कभी जाएंगे यहाँ से, नहीं जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने कहा ये हमको एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर, ठीक है, जो जो टाइटल्स वगैरह हैं, जो ब्रिटिशर्स के गुड्स वगैरह हैं, वो परचेस करना बंद कर देंगे। उनकी गवर्नमेंट जो हम जॉब्स कर रहे हैं वो वहां पर जो है कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उनको छोड़ देंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, तो इट शुड बिगिन, सबसे पहले क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे जो भी टाइटल्स हमको मिले हैं। उस समय रविंद्रनाथ टैगोर को जो है टाइटल्स वगैरह दिए गए थे, ऐसे और भी जो उस समय पर्सनालिटीज जिन्हें ब्रिटिशर्स ने टाइटल्स दिए थे, सबसे पहले इनके टाइटल्स वापस हम करेंगे। प्लस ठीक बॉयकॉट करेंगे हम सिविल सर्विसेज का, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, मतलब जो इलेक्शंस कराने वाले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अकॉर्डिंग, उन काउंसिल इलेक्शंस का हम बॉयकॉट करेंगे, ठीक है, नहीं करना हमको। स्कूल्स पर जाना बंद करेंगे, इनके फॉरेन गुड्स खरीदना बंद करो, इनके बंद करो,
ठीक है, इनकी चीजों को यूज करना बंद करिए आप, सिंपल सी बात ये है। अब फुल फ्लेजेड सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन हम चलाएंगे, लॉन्च करेंगे थ्रू आउट द समर ऑफ द 1920, ठीक है, चलेगा आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। नाउ तो ये करने वाले हैं, ठीक। तो कहने का मतलब है बहुत सारे कांग्रेस मतलब कहने का मतलब मेनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल्स, तो बहुत सारे लोग जो है इसमें चिंतित होते हैं, मतलब क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या करना है, बहुत सारे लोग इसमें सहमत भी नहीं होते हैं, ठीक। क्योंकि उस समय जो हमारे देश में बॉयकॉट मतलब जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे, होने वाले थे हमारे देश में नवंबर 1920 में, तो बहुत सारे लीडर्स जो है जो कि जब गांधी बोला यहाँ पर कलकत्ता के सेशन में कहा गया कि हम काउंसिल इलेक्शंस को भी बॉयकॉट करेंगे, तो बहुत सारे लीडर्स नहीं चाहते थे, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये था कि भैया नहीं, हमको करना चाहिए, ठीक। तो कहने का मतलब इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर, देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस, तो कांग्रेस के अंदर काफी टसल चलती है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपस में वो अभी उलझे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आपकी चल रही हैं। चलिए, तो फाइनली ये सब कुछ होने के बाद में कांग्रेस का एक और सेशन होता है, नागपुर का सेशन, दिसंबर 1920 में ही, ठीक है। मतलब सेम ईयर में ही आपको देखने को मिला, ठीक है। कलकत्ता के बाद नागपुर सेशन होता है। कलकत्ता सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात रखी गई, ठीक है, क्या करना है। उसके बाद से फिर फाइनली उनमें जगह जगह डिस्कशन चल रहा है कि कैसे क्या है। फाइनली नागपुर सेशन में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको अडॉप्ट किया गया और लॉन्च करने का जो है डिसाइड किया गया कि फाइनली हम नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है इंडिया में अडॉप्ट करते हैं और हम उसे लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे होगा अब ये मूवमेंट लॉन्च, ठीक है, मूवमेंट किस तरीके से अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ा गया, मतलब कहने का लोगों का पार्टिसिपेशन रहा इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को जो है शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।